नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 9th क्लास की पुस्तक है सामाजिक विज्ञान की, उसमें ज्योग्राफी का ये 4th चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित। और ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसका तीसरा पार्ट अपलोड कर रहे हैं और आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही जो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था, लास्ट पार्ट इसका, उसमें आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि जिम कार्बेट जो है ये अभ्यारण्य कहाँ पर है। जिम कार्बेट किस राज्य के अंदर है, तो आपको उस राज्य का नाम बताना है कहां पर है। तो आज हम आगे पढ़ने वाले हैं भारत की मृदा से। भारत की मृदा, इसमें आज हम भारत और राजस्थान दोनों की मृदाओं के बारे में पढ़ेंगे। और आज ही आपकी 9th क्लास कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम 10th क्लास की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो अब आते हैं भारत की मृदा के बारे में। प्रत्येक देश के आर्थिक जीवन में मिट्टी का बहुत महत्व होता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में तो इसका महत्व और भी अधिक है, क्योंकि हमारे देश में 70% से अधिक लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। मृदा क्या होती है, तो देखिए किसे मिट्टी किसे कहते हैं हम। मृदा भूमि की वह परत है जो चट्टानों के विखंडन से, यानी कि उन आपस में टूटने से, विघटन और जीवांशों के सड़ने गलने से मिलकर बनती है। जीवांश जो जैसे जीव वगैरह हैं धरती पर, तो इनकी मृत्यु के बाद में जो सड़ने गलने से जो बनता है, इसमें पेड़ पौधों को उगाने की क्षमता होती है। इसका निर्माण व गुण चट्टानों, जलवायु, वनस्पति और समय पर निर्भर करता है। तो मृदा दरअसल क्या है, भूमि की एक परत है जो चट्टानों के विखंडन से और जो अपघटन से, ये जो अपघटक पदार्थ होते हैं जीवांशों के सड़ने गलने से और इनके विघटन से मिलकर के बनती है। रचना विधि के अनुसार मिट्टी के दो प्रकार हैं, स्थानीय और विस्थापित। ऋतु क्रिया के प्रभाव से विखंडित चट्टानें जब अपने मूल स्थान से नहीं हटती या बहुत कम हटती है, तो इस प्रकार से निर्मित मिट्टी को स्थानीय मिट्टी कहा जाता है। दक्षिण भारत के पठारों पर ऐसी मिट्टी मिलती है। ऐसी मिट्टी जिनमें चट्टानों से बनती है, उनके गुण उसमें विद्यमान रहते हैं। यही कारण है कि वहां की रवेदार परिवर्तित चट्टानों से निर्मित मिट्टी कंकरीली, मोटे कणों वाली, लाल रंग की और अनुपजाऊ होती है। जहां लावा के विघटन से मिट्टी का निर्माण हुआ है, वहां मिट्टी काली और उपजाऊ होती है। तो मित्रों, मिट्टी के आपने दो प्रकार देखे, एक तो होती है स्थानीय और एक होती है विस्थापित। तो जो मिट्टी स्थानीय मिट्टी उसको कहेंगे कि जहां जैसे कोई मान लीजिए चट्टान है और वहीं पर ही जो निर्मित मिट्टी है उसे स्थानीय मिट्टी कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपको अपने ही गांव में कोई काम मिल गया, स्थानीय काम मिल गया, वहीं वहीं रह रहे हैं, और एक हो कि आप रोजगार की तलाश में जयपुर आ गए अपने गांव से, तो आप जो अपने गांव में काम कर रहे हैं वो तो स्थानीय कहलाएगा, और गांव छोड़ करके आप जयपुर आ गए तो आप विस्थापित कहलाओगे। तो जो मिट्टी दूसरी जगह से बहती हुई, ये जो हिमालय से बहती हुई जो आती है नदियां, नदी नाले, इनसे बहती हुई जो मिट्टियां आती है, वो मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। उस मिट्टी को हम विस्थापित कहते हैं। आप ये जो उपजाऊ मैदानों की मिट्टियां देखते हैं वो सब विस्थापित में आएगी। और जो जहां जैसे चट्टाने हैं वहीं जो मिट्टी का निर्माण है, तो उनमें उन जो चट्टानों के गुण हैं वो भी विद्यमान रहेंगे। तो उनमें कुछ, जैसे मान लीजिए वहां कुछ उत्पादन हो सके, उतनी उनमें वो क्वालिटी नहीं होती। तो एक बार फिर से देख लेते हैं स्थानीय क्या है। ऋतु क्रिया के प्रभाव से विखंडित चट्टानें जब अपने मूल स्थान से नहीं हटती या बहुत कम हटती है, तो इस प्रकार से निर्मित मिट्टी को स्थानीय मिट्टी कहा जाता है। दक्षिण भारत के पठारों पर ऐसी मिट्टी मिलती है। ऐसी मिट्टी जिन चट्टानों से बनती है उनके गुण विद्यमान होते हैं। यही कारण है कि वहां की रवेदार परिवर्तित चट्टानों से निर्मित मिट्टी कंकरीली, मोटे कणों वाली, लाल रंग की और अनुपजाऊ होती है। जबकि लावा के विघटन से जो मिट्टी का निर्माण होता है वो मिट्टी काली और उपजाऊ होती है। नदी, हिमनद, पवन आदि के प्रभाव से विखंडित चट्टानों से बनी मिट्टी जब अपने मूल स्थान से हटकर दूर चली जाती है, तो इस तरह से निर्मित मिट्टी को विस्थापित मिट्टी कहा जाता है। तो दोस्तों, जब नदियों के, हिमनद के, पवन के, इनके प्रभाव से जो विखंडित चट्टानों से बनी मिट्टी होती है और जो इनके साथ में बहती हुई, जैसे मान लीजिए ये हिमालय से जो भी नदियां आती है, नदी हैं, पवने हैं, तो ये जा रही है, तो ये सिंगल यही थोड़ी बह रही है, इनके साथ में ये जगह जगह जहां जहां से बहेगी वहां की मिट्टी को लेकर के साथ में आती जाएगी। जैसे मान लीजिए हवा है, पवन है, इनके कारण एक जगह से चट्टानों की मिट्टियां जो है वो
बूरा सा टूट टूट के और एक स्थान से दूसरे स्थान पर इकट्ठा होता जाता है, वहां से फिर नदियां उनको बहाती है। तो ये जो निर्मित विस्थापित, इसको विस्थापित मिट्टी कहते हैं, और ये मिट्टियां बहुत ही उपजाऊ होता है। तो ये चीज आपके समझने के लिए महत्वपूर्ण है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई पॉइंट महत्वपूर्ण नहीं है कि स्थानीय मिट्टी किसको कहेंगे और विस्थापित मिट्टी किसको कहेंगे, लेकिन आपको समझने के लिए ये पर्याप्त है। हमारे देश की विशालता व भिन्न प्राकृतिक रचना के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का पाए जाना स्वाभाविक है। आर्थिक दृष्टि से इसकी प्रमुख उपयोगिता फसलें उगाने में है। फसलें को उगाने में जुताई की इकाई, भूमि की सिंचाई, उपयुक्त फसलों का चुनाव, अपनाई जाने वाली कृषि पद्धति इत्यादि का ध्यान रखना पड़ता है, जो बहुत कुछ मिट्टी की किस्म पर भी निर्भर करता है। तो मिट्टी किस क्वालिटी की है, उसकी क्या क्या योग्यता है, कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल हो सकती है, ये उस पर डिपेंड करता है। अब जैसे मान लीजिए रेगिस्तान की तरफ की मिट्टी है, अब यहाँ जो फसल उगेगी वो यहीं उगेगी, और आप एक मान लीजिए पूर्व की तरफ जैसे जो नदियां बहती हैं उनके द्वारा उपजाऊ मैदान है, वहां जो वनस्पति उगेगी तो वो एक जैसी नहीं होगी। रेगिस्तानी वाली वहां आसानी से नहीं उगेगी और वहां वाली रेगिस्तान में नहीं उगेगी। दोनों की अलग अलग क्वालिटी है कि जैसी मिट्टी है, जैसी जलवायु है, जैसा वातावरण होता है, उसके अकॉर्डिंग वहां पर फसल या जो भी वनस्पति है वो लगती है। तो भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण मिट्टी की रचना और गुणों के आधार पर किया गया है। तो कौन कौन सा वर्गीकरण है देखते हैं। तो दोस्तों आगे जो हम प्रकार पढ़ेंगे उससे पहले आप थोड़ा सा इनको मैप में देख लो। पहले है कांप मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा, बलुई मृदा और पर्वतीय मृदा। तो सबसे पहले आती है कांप मृदा। कांप मृदा आप इसमें देखिए मैप में कहाँ है, जो मैदानी प्रदेश है वहां आपको एक कांप मृदा नजर आएगी, और ये जो क्षेत्र है पूरा ये कांप मृदा से संबंधित है। ये हो गया बीच में ये पतला कुछ कुछ यहाँ पे इस प्रकार से, ये जो यहाँ आप देख रहे हैं ये है कांप मृदा। दूसरी आती है ब्लैक यानी काली मृदा। तो काली मृदा आप देख लीजिए, ये जो क्षेत्र है बीच में ये वाला जो आप देख रहे हैं ये काली मृदा का क्षेत्र है। लाल मृदा, तो बाकी जो यहाँ आप देख रहे हैं ये है लाल मृदा, ये राजस्थान का इधर का ये हिस्सा। फिर आता है लेटेराइट। तो जो ब्लैंक स्थान आपको दिख रहे हैं ये सब लेटेराइट मृदा वाले हैं जो जगह जगह बने हुए हैं। अब क्या इनकी विशेषताएं हैं वो आगे पढ़ेंगे, एक बार मैप में आप थोड़ा इनको दिमाग में बिठाइए कौन सा कहाँ का है। बलुई मृदा, तो बालू मिट्टी कहाँ है, ये राजस्थान वाला क्षेत्र आएगा इसमें। फिर है पर्वतीय मृदा, तो पर्वतीय मृदा है तो ये आ जाइए ऊपर, ये पर्वतीय, फिर जो हिमालय आएगा फिर इधर आ जाएगी ये। तो इस प्रकार से ये है मिट्टियों के प्रकार। अब किसकी क्या विशेषता है, कौन कौन से स्टेट में है, क्या है, वो सब आगे पढ़ेंगे हम। सबसे पहला आता है कांप मृदा। भारत के विशाल मैदान व तटीय मैदान कांप मिट्टी से बने हैं। विशाल मैदान और तटीय मैदान, तो आपने देखा जो मैदानी प्रदेश था नदियों से निर्मित वो सब, यह कांप मिट्टी नदियों द्वारा लाकर जमा की गई है। यह मिट्टी लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार इसे 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला है पुरातन कांप मृदा। नदियों के भाट क्षेत्रों से ऊंचे भागों में जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, पुरातन कांप मिट्टी पाई जाती है। ऐसे क्षेत्रों को बांगर के नाम से भी जाना जाता है। आप जो बांगर खादर आपने पढ़ा है, नई मिट्टी आती है उसको खादर, पुरानी जो होती है उसको बांगर। वो ही मिट्टी का वहां प्रकार है। इस नूतन वाले के अंदर आपको खादर मिल जाएगी। तो नदियों के भाट क्षेत्रों से ऊंचे भाग है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, तो वो मिट्टी को पुरातन मिट्टी कहते हैं, पुरानी मिट्टी, या जिसको बांगर कहा जाता है। इसमें गहन खेती करके वर्ष में 2 फसलें उत्पन्न की जाती है। इसमें सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है। दूसरा आता है नूतन कांप मृदा। जहां तक नदियों के बाढ़ का पानी पहुंच जाता है वहां तक नूतन कांप मिट्टी पाई जाती है। इसे नूतन कांप इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रति वर्ष नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी की नई परत जमा होती रहती है। नूतन जलोढ़ वाले क्षेत्र को खादर कहते हैं और खादर क्षेत्र की मिट्टी अधिक उपजाऊ होता है। इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो वही है, बांगर क्या था जो पुरानी मिट्टी वाला था, खादर क्या है जो नई मिट्टी है
और वही उसी प्रकार से विभाजन किया गया है। जो पुरानी मिट्टी होती है एक जगह स्थिर होती है, एक बार लिया ही नदियां वगैरह और वो पड़ी है, तो वो इसमें आ जाएगा पुरातन में। और जो नदियां जो मिट्टी हर बार नई मिट्टी आ रही है हमारे पास, उसको हम कहते हैं नूतन कांप मृदा। और ये जलोढ़ क्षेत्र क्या कहलाते हैं? खादर कहलाते हैं। पुराने वाले ये बांगर कहलाते हैं। इसके बाद है न्यूनतम कांप मृदा। यह मिट्टी गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा प्रदेश में पाई जाती है। इसमें चूना, मैग्नीशियम, पोटास, फास्फोरस तथा जीवांश की अधिकता होती है, जिसमें कृषि के लिए यह मिट्टी बहुत उपयोगी होती है। यह मिट्टी तटीय मैदानों में भी मिलती है। तो ये तीसरी है न्यूनतम कांप मृदा। कहां पर? गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई प्रदेशों में। जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जहां डेल्टा बनता है, आपने देखा बंगाल और वेस्ट बंगाल, जो बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल, तो वहां जो क्षेत्र है वहां आपको इसका प्रकार मिलेगा न्यूनतम कांप मृदा का। और इसमें चूना, मैग्नीशियम, पोटास, फास्फोरस इनकी और जीवांश की अधिकता पाई जाती है, जो कि खेती के लिए ये मिट्टी बहुत उपयोगी होती है। और ये मिट्टी तटीय मैदानों में भी पाई जाती है। आपने जो देखा दक्षिण भारत में यूं तटीय मैदान जो हैं आपको इस प्रकार से दिखाई दी थी कांप मिट्टी। तो कांप मिट्टी के अंदर भी वहां कौन सी मिट्टी है? न्यूनतम कांप मृदा। इस मिट्टी के क्षेत्र सामान्यतः समतल होते हैं, जिन पर नहरें निकालना, कुएं खोदना और खेती करना सुगम होता है, यानी आसान होता है। इसमें नमी अधिक समय तक रहती है। तो देखिए, चूंकि ये सामान्य जो समतल मैदान है वहां होती है मिट्टी। ये देखिए भारत के विशाल मैदान और तटीय मैदानों में, तो चूंकि विशाल मैदानों में मुख्य रूप से होती है, तो वहां नहरें वगैरह निकालना आसान है क्योंकि भूमि समतल है। यह बारीक कण वाली भूर भूरी मिट्टी होती है, जिसमें फसलों का उगना और पौधों द्वारा सरलता से खुराक प्राप्त करना संभव होता है। इनमें वानस्पतिक अंश यानी हुमस अधिक मिलता है, जो पेड़ पौधों का सड़ा गला जो पदार्थ होता है, क्योंकि नदियों के जल से अनेक वस्तुएं सड़कर मिट्टी में मिल जाती है और प्रतिवर्ष मिट्टी की नई परत बिछ जाने के कारण इस मिट्टी का प्राकृतिक रूप से नवीनीकरण होता रहता है। अतः खाद देने की आवश्यकता नहीं होती। यह स्थानांतरित मिट्टियां होने के कारण उपजाऊ होती है। स्थानांतरित से मतलब वही विस्थापित मिट्टियां जो हमने पढ़ी थी, ये वाला जो बहा करके एक जगह से दूसरे स्थान पर आती है। हर बार नई मिट्टी आती रहती है। तो काम के भी आपने कई प्रकार देखे। तो काम मिट्टी बहुत महत्वपूर्ण है और इन्हें कोई खाद की स्पेशली आवश्यकता नहीं होती। अब आती है दूसरी काली या लावा मिट्टी। यह मिट्टी दक्षिणी भारत के लावा प्रदेश में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, आंध्र प्रदेश का पश्चिमी भाग, कर्नाटक का उत्तरी भाग और गुजरात व दक्षिण पूर्वी राजस्थान, जिसमें यह हाड़ौती वाला ये क्षेत्र आएगा, में पाई जाती है। भारत में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें आर्द्रता बनाए रखने की अपूर्व क्षमता होती है। आर्द्रता क्या होती है? नमी जो होती है। उन स्थानों की मिट्टियां हुमस व जीवांशु की अधिकता के कारण उपजाऊ है और लावा निर्मित होने के कारण इसमें लोहा और एल्यूमिनियम खनिजों का अंश अधिक होता है। तो यह आपका एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बन गया कि काली और जो लावा मृदा होती है इसमें कौन से खनिजों का अंश अधिक होता है? लोहा और एल्यूमिनियम। पोटास और चूने का अंश अधिक होता है, किंतु फास्फोरस की मात्रा इनमें कम होती है। किसमें? काली या लावा जो मृदा है इसमें। इसकी उर्वरा शक्ति अधिक है और कपास की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सैकड़ों बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। इसलिए इसे कपास की काली मिट्टी की संज्ञा दी जाती है। तो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कपास मतलब काली मिट्टी। इस मिट्टी को रेगर भी कहते हैं। इसमें सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है और खाद का भी उपयोग कम ही करना पड़ता है। सूखने पर यह मिट्टी कड़ी हो जाती है और इसमें दरारें पड़ जाती हैं। तो ऐसी मिट्टी आपने देखी भी होगी कहीं ना कहीं। नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों में इसकी परतें 7 मीटर तक मिलती है। 7 मीटर तक गहरी आपको ये परतें मिलती है इस मिट्टी की। इसमें अब मूंगफली और गन्ने की खेती भी की जाने लगी और सिंचाई की सुविधा के परिणाम स्वरूप उपज में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। तो ये आपकी काली मिट्टी होगी। इसमें ये सारी पढ़ के हम फिर से मैप में देखेंगे, उसके बाद आपको ये अच्छे से स्थायी रूप से याद हो जाएगी। अब आती है लाल मृदा। इस मिट्टी की विशेषता यह है कि यह छिद्रदार होती है। तो जब छिद्रदार होगी तो आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता नहीं होती, इसलिए इसमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। यह उपजाऊ नहीं होती।
इस खाद के उपयोग से इसकी उत्पादकता बढ़ाई जाती है। इसका रंग भूरा और लाल होता है क्योंकि इसमें लोहे का अंश अधिक रहता है। इसमें कंकड़ भी पाए जाते हैं। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवांश की कमी रहती है। चूने का अंश भी कम रहता है। इसकी परत पतली होती है। केवल नदी घाटियों में इसकी गहराई अधिक मिलती है। इस मिट्टी में बार बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। यह मिट्टी छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में मुख्य रूप से मिलती है, लाल मिट्टी। तो इस प्रकार से आपको मिल जाएगा, जैसे छत्तीसगढ़ आएगा बीच में, इस प्रकार से छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इधर ये उड़ीसा वाला पार्ट हो गया, तमिलनाडु हो जाएगा आपका, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, ये छोटा नागपुर का पठार। तो ये जो इस प्रकार से क्षेत्र है, ये आपको लाल मिट्टी मिलेगी। इसके बाद आती है लेटेराइट मृदा। यह पक्की ईंट जैसी लाल रंग की मिट्टी होती है जिसमें कंकड़ों की प्रधानता रहती है। यह पुरानी चट्टानों के विखंडन से बनी होती है। इसमें लोहा और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक रहती है, किंतु चूना, फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटास जीवांश की कमी रहती है। यह उन भागों में मिलती है जहां अधिक वर्षा होती है, साथ ही तापमान भी अधिक रहता है। क्या विशेषता है? वर्षा अधिक होती है और तापमान भी अधिक होगा। अधिक वर्षा के कारण सिलिका, रासायनिक लवण तथा बारीक उपजाऊ कण बह जाते हैं। तो इस मिट्टी के क्षेत्र जो हैं वो ऊसर हैं। सूखने पर यह मिट्टी पत्थर की तरह कड़ी हो जाती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से पश्चिमी घाट क्षेत्र में मिलती है। पूर्वी घाट के किनारे से राजमहल पहाड़ी और पश्चिमी बंगाल होते हुए असम तक इसमें संकड़ी पट्टी पाई जाती है। इस पर चाय की खेती खूब होती है। इस मिट्टी में कहीं कहीं वृक्ष भी उगते हैं जिनमें इमारती लकड़ी भी प्राप्त की जाती है। तो ये बहुत कम उपजाऊ होती है। ये ऊसर जो अभी ऊपर नाम आया था, ऊसर का मतलब तो आप जानते होंगे, जहां ना के बराबर कुछ उत्पादन होता हो उस भूमि को ऊसर भूमि कहते हैं। एक प्रकार से आप बंजर भूमि भी कह सकते हो, अनुपजाऊ भूमि भी कह सकते हो, या बहुत ही कम, ना के बराबर उत्पादन, तो उसको हम कहते हैं ऊसर भूमि। तो ये इस प्रकार की होती है। अब आती है बलुई मृदा। यह मिट्टी पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ की मरुभूमि में, इसमें क्षारीय तत्वों की अधिकता होती है किंतु नाइट्रोजन, ह्यूमस आदि तत्वों की कमी रहती है। शुष्क व रंध्रमय होने के कारण पवनों के द्वारा स्थानांतरित होती रहती है। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाने पर यह मिट्टी काफी उत्पादक सिद्ध होती है। अब जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ इस साइड में है, तो आप देख सकते हैं कि नहर के कारण कितने समृद्ध और कितना अन्न होता है। हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर में कृषि की समृद्धि इसकी पुष्टि करती है। इसी से प्रेरणा लेकर इंदिरा गांधी नहर योजना पर तेजी से कार्य चल रहा है। यह नहर जैसलमेर के निकट मोहनगढ़ से आगे तक पहुंच गई है। इसके पूर्ण हो जाने पर थार का मरुस्थल लहलाने लगेगा। तो ये बलुई मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिम की तरफ। क्षारीय तत्वों की इसमें अधिकता होती है, लेकिन ये नाइट्रोजन, ह्यूमस जैसों की कमी रहती है। इसके बाद छठा आता है पर्वतीय मृदा। यह मिट्टी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मिलती है। अपरिपक्व होने के कारण यह मिट्टी मोटे कणों वाली व कंकड़ पत्थर युक्त होती है, अतः इसे अपरिपक्व मिट्टी कहा जाता है। इसकी ह्यूमस और चूने के तत्व कम होते हैं। यह मिट्टी अम्लीय होती है। कुछ स्थानों पर इसकी परत मोटी है। उन स्थानों पर चाय व आलू की कृषि की जाती है। बारीक कणों वाली मिट्टी में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर चावल की खेती की जाती है। कहीं कहीं उपजाऊ मिट्टी वाले ढालों पर चारागाह पाए जाते हैं। तो इस मिट्टी में क्या होता है? पर्वतीय जो मृदा होती है, ये अम्लीय प्रकार की मिट्टी होती है और इसमें ह्यूमस और चूने के तत्व जो होते हैं ये बहुत कम होते हैं। तो कहाँ पाई जाती है, ये आपके लिए मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है। तो आप ये फिर से मैप में देखिएगा, कांप, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट, बलुई और पर्वतीय कहाँ कहाँ है। तो पर्वतीय मिट्टी जो हो जाएगी ये वाला क्षेत्र है। हिमालय वाला जो क्षेत्र मिलेगा, यहाँ पर्वतीय मिट्टी मिलेगी आपको। और इसके बाद में कांप मिट्टी जो कि सबसे उपजाऊ होती है, ये आपको यहाँ मिलेगी। नदियों के साथ में लाई गई मिट्टी है यहाँ पर, और कुछ तटों पे भी मिलेगी ये। फिर लाल मिट्टी, तो ये जो बीच में आपको डैश डैश दिखाई दे रहे हैं, ये लाल मिट्टी वाला पार्ट है, इधर इस प्रकार से। फिर लेटेराइट, तो जो खाली गैप आ रहे हैं ये जो गोले से लगे हुए हैं, यहाँ है लेटेराइट। ब्लू मिट्टी, तो ये राजस्थान का ये हिस्सा है ही, पश्चिम का। और काली मिट्टी जो है, तो काली मिट्टी आप ये देख रहे हैं, ये काली मिट्टी है, ये वाला यहाँ वाला क्षेत्र। और इसके बाद में ये सारे आपके कंप्लीट हो गए।
ये दोस्तों राजस्थान का मैप है कि राजस्थान में मिट्टियां कहाँ कहाँ है, कौन कौन सी किस किस प्रकार की है। एक बार मैप में देख लेते हैं। सबसे पहली है काली मिट्टी। तो आपको जो हाड़ौती प्रदेश का बताया था, ये जो लाल वाला क्षेत्र है, ये वाला और ये इधर वाला है, तो ये आएगा काली मिट्टी में। कछारी मिट्टी, ये जो क्षेत्र है आपको ऊपर ये वाला, ये जो दिख रहा है ये एक साथ, ये कछारी मिट्टी में। लाल पीली मिट्टी जो है, तो ये इस प्रकार से ये वाला जो है ये लाल पीली मिट्टी में आ जाएगा क्षेत्र। लेटेराइट मिट्टी, तो ये जगह जगह लेटेराइट मिट्टी है, ये छोटे छोटे बॉक्स से बने हुए हैं। ये हो गया, ये है, ये है, ये वाला, इस प्रकार से। फिर आती है मरुस्थलीय, तो ये जो पूरा पश्चिम में है ये मरुस्थलीय है पूरा। और मिश्रित लाल काली, तो ये वाला जो है यहाँ आएगी मिश्रित लाल काली में। तो अब ये चैप्टर पढ़ते हैं कि इसमें आगे क्या क्या है। तो राजस्थान की मिट्टियों के बारे में, प्रकृति प्रदत्त उपहारों में मिट्टी का स्थान सर्वोपरि है, कृषि की अमूल्य संपदा है। इस पर संपूर्ण कृषि उत्पादन निर्भर करता है। राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है तथा यहाँ के लोगों का कृषि के साथ साथ पूरक व्यवसाय जो है वो पशुपालन है, मुख्य रूप से खेती और साथ में पशुपालन भी। अतः मिट्टियों का महत्व और भी बढ़ जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण में विद्यमान विविधता मिट्टी के विविध प्रकारों को जन्म देती है। मिट्टी के निर्माण पर उच्चावच, उच्चावच से मतलब ऊंचाई से है, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, समय आदि कारकों पर प्रभाव पड़ता है। पैतृक पदार्थ, जल, वायु, हुमस मिट्टी के चार मुख्य घटक हैं तो जो इसमें पाए जाते हैं। मिट्टी ठोस, द्रव व गैसीय पदार्थों का मिश्रण है जो चट्टानों के अपेक्षा, ये सारी जो रामायण है ये पहले भी हमने पढ़ ली कि मिट्टी किससे बनती है, क्या क्या उसमें होता है, ये सब प्रकार। मेन हमारे लिए है मृदा के प्रकार। राजस्थान के संदर्भ में पहले आपने भारत के स्तर पर पढ़े, अब राजस्थान के संदर्भ में कौन कौन से प्रकार हैं तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। राजस्थान की मिट्टियों को 6 वर्गों में बांटा गया है। मरुस्थलीय मिट्टी, यह मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, ये पूरा पश्चिमी क्षेत्र आ गया। ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है। अधिक तापांतर और भौतिक अपक्षय इस मिट्टी के प्रमुख निर्माण तत्व हैं। इसका निर्माण प्रधानतः भौतिक अपक्षय द्वारा होता है। यह मृदा पवनों के द्वारा स्थानांतरित होती रहती है। इसमें उपजाऊ तत्वों की मात्रा कम और लवणता अधिक पाई जाती है। इसमें जल धारण की क्षमता कम पाई जाती है। तो बालू मिट्टी होती है वो जल को ठहर नहीं सकती। आप एक तो जैसे मान लीजिए जो नहरी पानी की मिट्टी हो और एक बालू मिट्टी हो, तो आप दोनों में एक एक बाल्टी पानी घेर के देखेगा, बालू मिट्टी हाथों हाथ उसको ऑब्जर्व कर लेगी। वो थोड़ी देर में घेरते ही पानी गायब। तो जल धारण करने की क्षमता नहीं होती इनमें, जो बालू मिट्टी होती है। और इसमें देखिए मित्रों, ये जो भौतिक अपक्षय जो वर्ड है ये आपने कई बार पढ़ा भी होगा। अपक्षय शब्द तो होता है जो छोटे छोटे भागों में टूटना, जो जैसे मान लीजिए कोई चट्टान है तो चट्टान छोटे छोटे भागों में टूट जाती है। तापमान तेज हुआ, तेज तापमान के कारण, वर्षा के कारण, तो इन चीजों के कारण वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर बिखर जाती है। तो उसमें रासायनिक रूप से कोई बदलाव नहीं होता, केवल भौतिक रूप से बदलाव है। अब जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के लिए आपको समझा रहे हैं, पानी है, ये पानी क्या है, द्रव है। बर्फ, जैसे मान लीजिए सर्दी ज्यादा हुई, ये पानी किस में कन्वर्ट हो गया, बर्फ के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो वो केवल एक ये परिवर्तन है कि केवल उसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। पहले चट्टान थी वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गई, तो इसे हम कहते हैं भौतिक अपक्षय। अपक्षय के कई प्रकार होते हैं। तो जो मरुस्थलीय मिट्टियों में होता है वो भौतिक अपक्षय है, वहीं की चट्टानें हैं उनमें छोटे छोटे टुकड़ों में बीटकर बिखर गई वो। एक होता है रासायनिक अपक्षय। तो रासायनिक जो अपक्षय होता है इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर जिसमें रासायनिक रूप से भी उसके गुणों में बदलाव होता है, जैसे लोहा है। अब ऐसे आप लोहे से चाहे उस लोहे को पिघला करके कुछ भी बना दो, वो भौतिक परिवर्तन। लेकिन लोहे में जंग लग गया, एक नई चीज आ गई उसमें, तो वो रासायनिक परिवर्तन है। ये कई बार पूछा जाता है कि लोहे में जंग लगना कैसा उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, कौन सा है, तो वो रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें गुणों में या किसी में कोई बदलाव नहीं होता। भौतिक का मतलब है केवल उसके स्वरूप में बदलाव होता है। तो इस प्रकार से जो है ये मरुस्थलीय मिट्टी का निर्माण होता है, तेज तापमान के कारण, लवणता के कारण। फिर आती है लाल पीली मिट्टी। यह इस प्रकार की मृदा सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा जिलों के पश्चिमी भागों में पाई जाती है।
इस मिट्टी में उपजाऊ तत्वों की कमी होती है। यह मिट्टी ग्रेनाइट, शिस्ट, नीस चट्टानों के विखंडन से निर्मित है। इसमें चूना और नाइट्रोजन की कमी होती है। लोहा अंश के कारण इस मिट्टी का रंग लाल पीला होता है। यह मिट्टी मूंगफली और कपास की कृषि के लिए उपयुक्त है। तो ये किन किन डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? मुख्य रूप से सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, इनके पश्चिमी भागों में। आपने ऊपर मैप में देखा भी था, फिर से देखेंगे। एक होती है लेटेराइट मिट्टी, तो डूंगरपुर, उदयपुर के मध्य व दक्षिणी भागों और दक्षिणी राजसमंद जिले में मिलती है। यह प्राचीन स्फटिकीय व कांकरी चट्टानों से निर्मित है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, हुमस आदि की कमी पाई जाती है। लोहा तत्व की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग लाल दिखाई देता है। इस मिट्टी में मक्का, चावल और गन्ने की खेती की जाती है। तो ये लेटेराइट मिट्टी कहाँ पर होती है? डूंगरपुर, उदयपुर के मध्य और दक्षिणी भागों में और दक्षिणी राजसमंद में। तो मुख्य रूप से यहाँ होती है। कौन सी फसल होती है लेटेराइट मिट्टी में? मक्का, चावल, गन्ने मुख्य रूप से होते हैं। इसके बाद आती है मिश्रित लाल काली मिट्टी। यह मिट्टी बांसवाड़ा, पूर्वी उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा जिलों में मिलती है। इसमें चूना, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। कहां पर है ये? बांसवाड़ा, पूर्वी उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा जिलों में। पोटास पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इस मिट्टी में चिक्का की अधिकता पाई जाती है। यह उपजाऊ मिट्टी है। इसमें कपास, गन्ना, मक्का आदि की खेती की जाती है। अब आती है काली मिट्टी। यह मिट्टी राज्य के दक्षिण पूर्वी जिलों कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में मिलती है। यह चिक्का प्रधान दोमट मिट्टी है। इस मिट्टी में कैल्शियम व पोटास पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, पर नाइट्रोजन की कमी मिलती है। यह उपजाऊ मिट्टी है, जिसमें व्यापारिक फसलें जैसे गन्ना, धनिया, चावल, सोयाबीन की इत्यादि के जो इसमें अच्छी पैदावार होती है। तो ये आपका काली मिट्टी का हो गया। ये चिक्का भी देखिए एक प्रकार की मिट्टी है। कछारी मिट्टी, यह राज्य के उत्तरी और पूर्वी जिलों गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, टोंक में मिलती है। यह हल्के भूरे लाल रंग की होती है। यह गठन में रेतीली दोमट प्रकार की होती है। यह मिट्टी उपजाऊ होती है। इसमें चूना, फास्फोरस, पोटास व लोह पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, पर नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है। यह मिट्टी गेहूं, सरसों, कपास, तंबाकू आदि के लिए बहुत उपयोगी है। तो इसका क्षेत्र कौन सा है? तो ये गंगानगर, उत्तरी और पूर्वी जिले हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर वगैरह। तो इस तरफ कौन सी मिट्टी मिलेगी? कछारी। ये हल्के भूरे लाल रंग की मिट्टी होती है, रेतीली दोमट प्रकार की। ये उपजाऊ होती है और चूना, फास्फोरस, पोटास, लोहा पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, और ये इसमें फसलें होती है। तो ये आपका जो है ये कंप्लीट होता है चैप्टर आपका पूरा, और ये 9th क्लास की ज्योग्राफी भी आपकी कंप्लीट होगी। इसके बाद में हम 10वीं क्लास की ज्योग्राफी है वो अब स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से 10th की आएगी आपकी। तो ये आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर। अब देखिएगा, ये इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। भारत में प्राकृतिक वनस्पति के 3 मुख्य भाग है: वन, घास और झाड़ियां। भारत के वनों को सदाबहार, मानसून, शुष्क कंटीले वन, मरुस्थलीय वन, ज्वारी और पर्वतीय वनों में बांटा जाता है। किसी प्रदेश में पाए जाने वाले जंगली जीव जंतु व वनस्पतियों की विभिन्नता की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। चट्टानों के विखंडन व विघटन और जीवावशेषों के सड़े गले अंश से मृदा का निर्माण होता है। काली मृदा यानी रेगर मृदा कपास, मूंगफली, गन्ने आदि की कृषि के लिए उपयोगी है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान विश्व विरासत में शामिल है। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा और राज्य पक्षी गोडावन है। खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। अब कई क्वेश्चन है, ये 6 प्रश्न है। आपके 6 में से कितने सही होते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन आवश्यक है? तो क्या सही उत्तर होगा इसका? बहुत सिंपल है, 33%। सदाबहार वन कितने वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं? सबसे पहला सदाबहारी वन था सदाबहार। इनको रटे लगाने की जरूरत नहीं है। सदाबहार जो हमेशा हरे रहते हैं। हमेशा हरे कब रहेंगे? 24 घंटे ही बरसे, थोड़े थोड़े गैप के बाद में बरसते ही रहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर। ये होगा राइट, सी हो जाएगा इसका। पहले का बी होगा 33%। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। सही उत्तर होगा इसका जयपुर नहीं, मसूरी नहीं, नागपुर नहीं, देहरादून। ये सही हो जाएगा। खेजड़ली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ए हो जाएगा अमृता देवी। उसके बाद है भारत में कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी मिट्टी है?
तो कपास के लिए कौन सी आएगी? काली मिट्टी। ये हो जाएगा। आप ये कपास कछारी वाली में देख के कंफ्यूज मत हो जाना। वहां कपास उगता है तो इसका मतलब ये नहीं कि कपास मुख्य रूप से वहां है, और यहाँ कपास इसने लिखा नहीं है, काली मिट्टी के बीच में यहाँ लिखना चाहिए था इसको। तो कपास की खेती के लिए मुख्य रूप से कौन कौन सी मिट्टी होती है? काली मिट्टी मेन है, ये आप ध्यान में रखें। तो इसका काली मिट्टी हो जाएगा। भारत में काली मिट्टी है कैसी? विस्थापित है, दलदली है, विशालनजन्य या लावाजन्य? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका स, लावाजन्य। तो आपके इनमें से 6 में से कितने सही हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके साथ ही देखिए, जो एसएसटी वाली हमने एक टेट सीरीज चला रखी है 6 से 10th वाली, तो उसमें कई विद्यार्थी कह रहे थे सर ज्योग्राफी के पेपर कब अपलोड होंगे। देखिए उसमें जो 10वीं क्लास की हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर जो है, जो कि आपके अकॉर्डिंग उस बुक का हिस्ट्री का लास्ट ही है वो, क्योंकि जो 4th चैप्टर है वो विश्व इतिहास है, वो कोई आपके काम का नहीं है अभी, तो उसके अभी अपलोड भी नहीं करेंगे। तीसरा चैप्टर जो है वो शुरू हो गया है, और कौन सा है? अंग्रेजी साम्राज्य से संघर्ष और प्रतिकार वाला जो है। तो वो तीसरा चैप्टर के 2-3 पेपर और बनेंगे, और इसके बाद में आपके 6 क्लास से ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर 6 से 10 तक की ज्योग्राफी आपको करवाएंगे, उनके पेपर अपलोड होंगे, और उसके बाद पॉलिटी के पेपर अपलोड होंगे। और उसके बाद में जो आपकी रीट की यूनिट है, पहली यूनिट से लेके एसएसटी वाली, जैसा कि आपको बताया था, पहली यूनिट से लेके 12वीं यूनिट तक के पेपर अपलोड किए जाएंगे। तो थोड़ा धैर्य रखें उसमें। और आपकी कितनी जबरदस्त तैयारी हो रही है ये आपको भी अंदाजा नहीं है। आराम से एक एक पेपर अपलोड हो रहा है, किसी में 35 क्वेश्चन है, किसी में 30 क्वेश्चन है, तो उनको डेली पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें। पेपर इस हिसाब से बन रहे हैं कि पूरे चैप्टर का महत्वपूर्ण जो कंटेंट है, सारा एक प्रकार से सार, वो भी उनमें आ रहा है। तो वो केवल पेपर ही नहीं है, वो केवल देख कर छोड़ने के लिए नहीं है कि एक बार दे लिए फिर उनको भूल गए, वो नहीं है। तो पहले हम ये 6 से 10th वाला इसमें कंप्लीट करेंगे, जो जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कंटेंट है। इसके बाद ये रीट वाले आपके शुरू हो जाएंगे। तब आपको वो पेपर करने में भी आनंद आएगा जब आप रीट वाले करेंगे। आज ही डायरेक्ट रीट वाले डाल देंगे, ये लो यूनिट फर्स्ट के अकॉर्डिंग, और उसमें आपका अभी तक ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है नहीं, तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं है। तो पेपर तब करो जब आपकी तैयारी हो, और 6 से 10th का जो चल रहा है ये आपकी तैयारी ही चल रही है अभी। तो आपके पास समय भी है, कोई जल्दबाजी वाली ऐसी नहीं है कि आपके कोई आज ही पेपर आ गया या ऐसा है। तो सही समय पे हमने शुरू किया था, कुछ सोच करके शुरू किया था। तो अभी समय है आपके पास, और अपनी तैयारी को इसी प्रकार से स्ट्रॉन्ग करते रहें। 54 पेपर अपलोड कर चुके हैं उसमें अब तक हिस्ट्री के, और 3-4 चैप्टर और बनेंगे, 3-4 पेपर और बनेंगे 10th क्लास तक की हिस्ट्री का जो है इसमें। इसके बाद आपके ज्योग्राफी के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।